Good morning, students. Today we'll discuss about the functions of central bank. Okay. Central bank is the apex authority or non-apex means KNOW means हमें पता है कि सेंट्रल बैंक जो है किसी भी कंट्री की एपेक्स अथॉरिटी होती है, ठीक है. तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स ऑल द और द होल बैंकिंग सिस्टम ऑफ एनी कंट्री और द कंट्री. ओके. So in case of India, it is RBI, Reserve Bank of India, which is known as the central bank. Okay, which controls all the banking authorities. You can say the commercial banks and all the other banking systems of the country. So almost all the countries do have a central bank which controls their banking system or the banking authority. For example, Bank of England in UK and Federal Reserve System in USA. So basically, the Reserve Bank of India, which was established according to the Reserve Bank Act in 1934 and started its working from 1935. Okay, so Reserve Bank of India came into existence in 1935. क्लियर. मीन्स वर्किंग जो थी उसने फंक्शनिंग जो थी 1935 में शुरू की थी. हालांकि जो रिजर्व बैंक एक्ट है दैट इज 1934. बट जब हम एग्जिस्टेंस पढ़ते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आया तो 1935 में उसने अपनी फंक्शनिंग शुरू की थी. सो वहाँ से ही हम मान के चलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935. ओके. सो पूरे बैंकिंग सिस्टम को, कंट्री के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है. वी नो दैट. ओके, दिस इज द फैक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो बैंक है मीन्स इट एक्ट्स एज ए बैंक और बैंकर टू द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट का बैंक माना गया है इसे. ठीक है. तो गवर्नमेंट के जो भी फंक्शंस है बैंकिंग के वो आरबीआई हैंडल करेगा. गवर्नमेंट को मॉनेटरी रिलेटेड जो एडवाइजेस हैं, सजेशंस हैं, वो भी आरबीआई ही देता है. दो इट इज आर्ग्यूड दैट आरबीआई इज एन ऑटोनोमस बॉडी. ठीक है. माना जाता है कि या फिर आर्ग्यू किया जाता है कि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है. दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा उसको इंटरफेयर या गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए. ठीक है. आरबीआई को यूज़ नहीं कर सकती है या आरबीआई को कंट्रोल या सुपरवाइज नहीं कर सकती है. आरबीआई इज एन ऑटोनोमस बॉडी. ठीक है. बट ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं वो चेंज होती गई. गवर्नमेंट की फंक्शनिंग चेंज होती गई जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती गई. तो समटाइम्स इट इज ऑब्जर्व दैट कि गवर्नमेंट जो है अपने फ़ायदे के लिए आरबीआई के फंड्स को यूज़ करती है. ठीक है. सो इसी वजह से कुछ क्लैशेस भी अराइज हुए जो आरबीआई के जो गवर्नर्स हैं. ठीक है. बिकॉज ये माना जाता है कि आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है तो गवर्नमेंट अपने या गवर्नमेंट डायरेक्शंस नहीं देगी उसको. ठीक है. बट रिसेंटली ऐसे कुछ क्लैशेस हमें देखने को मिले हैं कि आरबीआई को जो है गवर्नमेंट डायरेक्टिव भी इशू करती है या गवर्नमेंट आरबीआई के फंड्स को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है. मीन्स इफ देर आर सरप्लस, इफ सम सरप्लस इज देयर विद आरबीआई, गवर्नमेंट ये कहते हुए कि ये गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो ये जो पैसा सरप्लस है आरबीआई के पास है ये गवर्नमेंट का ही है. ठीक है. तो गवर्नमेंट अपने घाटे को पूरा करने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए मीन्स अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए वो फंड आरबीआई के जो सरप्लस फंड्स हैं वो आरबीआई से ले लेती है. ठीक है. बट कुछ क्लैशेस हुए हैं. ठीक है. लाइक रिसेंटली, हालांकि ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं पढ़ना है. ठीक है. बट रिसेंटली जैसे कि पिछले कुछ गवर्नर्स हुए जैसे उर्जित पटेल एंड रघुराम राजन. ठीक है. ये जो काफ़ी प्रोमिनेंट गवर्नर्स रहे हैं आरबीआई के. ठीक है. वो काफ़ी अच्छे इकोनॉमिस्ट भी माने जाते हैं. उर्जित आर पटेल जो कि प्रीवियस हमारे गवर्नर ऑफ आरबीआई थे एंड उससे पहले जो रघुराम राजन थे. ठीक है. सो दोनों के बीच मीन्स गवर्नमेंट और इन दोनों के बीच. ठीक है. जब राजन का टेन्योर था, रघुराम राजन का, उस टाइम पे भी एंड जब उर्जित आर पटेल का टेन्योर था एज ए गवर्नर उस टाइम पे भी गवर्नमेंट के साथ इनके कुछ क्लैशेस हुए. एंड ऐसा भी हुआ कि उर्जित आर पटेल तो रिजाइन कर गए जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवेंशन उनको पसंद नहीं था कि बीइंग द ऑटोनोमस बॉडी गवर्नमेंट इसको ड्राइव करे, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे. ठीक है. एंड रिसेंटली लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने जो है आरबीआई के सरप्लस में से
काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है ये कहते हुए ले ली, ठीक है, मीन्स बोरो नहीं की, ये कहते हुए ले ली आरबीआई के सरप्लस से कि आरबीआई गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है, तो आरबीआई का जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट का ही पैसा है, ठीक है। हालांकि उसके ऊपर भी काफ़ी सारे इश्यूज अराइज हुए थे, बट नथिंग हैज़ बीन डन। ओके, सो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है आरबीआई के सरप्लस जो है अपने फायदे के लिए यूज करे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आरबीआई के पास ऑटोनोमस पावर्स है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। सो फंक्शंस हम देखते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस। First of all, Bank of issuing notes. Okay, RBI has authority of issuing all the currency notes. Okay, हमारी कंट्री में आरबीआई के पास जो है पूरी अथॉरिटी है सभी करेंसी नोट्स को इशू करने की अथॉरिटी है, ठीक है। आरबीआई हैज द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी, ओके, एंड ऑल द कॉइन्स, ओके। 1 रुपए का जो नोट है और बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे मीन्स करेंसी इशू करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसको इशू करता है। 1 रुपी, ओके, 1 रुपी का जो नोट है और जितने भी कॉइन्स है, ठीक है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। एंड बाकी जितने भी डिनोमिनेशन की करेंसी है दैट मीन्स ऑल द करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी, ठीक है, सारे करेंसी नोट्स जो है आरबीआई इशू करता है, ओके। सो आरबीआई के पास अथॉरिटी है एक बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करने की, इशूइंग नोट्स, ओके। और नोट्स इशू करने के लिए जो है वो क्या मेंटेन करके रखते हैं मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व या मिनिमम बैलेंस उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। 115 करोड़ का गोल्ड एंड 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन करेंसी, ठीक है, दैट इज द बैक, ठीक है, दैट मीन्स बैक है ये रिजर्व उस करेंसी का जो आरबीआई इशू कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि उस गोल्ड को या उस फॉरेन करेंसी को वो कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, नहीं, वो रिजर्व में रखा जाता है एक बैक के रूप में, ठीक है, एक बैक सपोर्ट के रूप में यू कैन से, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि आरबीआई अपनी मर्जी से जितना मर्जी करेंसी इशू कर सकता है, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर करेंसी बहुत ज़्यादा इशू की जाएगी सो जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, दैट मीन्स डिवैल्यूएट हो सकती है, डिवैल्यूएट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने वेनेजुएला में देखा, नाइजीरिया में देखा, ठीक है, तो डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लाइक वेनेजुएला में तो 200-300% तक इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया था, ओके। सो नोट इशू करने की सॉल अथॉरिटी है, ठीक है, जितने भी करेंसी नोट्स हैं। नेक्स्ट वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करता है, एज एन एजेंट काम करता है और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है। एज अ बैंकर, ठीक है, ये क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स मैनेज करता है, ठीक है, जो भी क्रेडिट एंड डेबिट है, ठीक है, उनको मैनेज करने का काम करता है। एज एन एजेंट ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं उनको खरीदने और बेचने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हम बिजनेस स्टडीज में लाइक ट्रेजरी बिल्स पढ़ते हैं, जो ट्रेजरी बिल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है, मीन्स फंड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बट इशूइंग अथॉरिटी कौन है वहाँ पे, आरबीआई, आरबीआई इशू करता है अदर कमर्शियल बैंक्स को, ओके। सो एज एन एजेंट ये गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को मीन्स बाय और सेल करने का काम करता है। एज एन एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एज एन एडवाइजर ये मॉनेटरी पॉलिसीज को फ्रेम या फिर फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जाए, ठीक है। मीन्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स को घटाया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है, तो इस तरीके से वो हेल्प करता है आरबीआई गवर्नमेंट की। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को, घाटे को कवर करने के लिए आरबीआई से बोरो भी करती है, फंड्स बोरो करती है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी कहा कि सम ओवर द इयर्स रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व दैट गवर्नमेंट आरबीआई के सरप्लस को अपना पैसा कहते हुए ले लेती है, उधार नहीं लेती, बोरो नहीं कर रही है, ठीक है। ऐसा एक दो बार हुआ है कि गवर्नमेंट ने आरबीआई के सरप्लस को ये कहते हुए ले लिया है कि ये गवर्नमेंट का ही पैसा है, ठीक है, सरप्लस का कुछ हिस्सा ले लिया गया है, ठीक है।
सो यहाँ पे गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो भी करती है जब उसके डेफिसिट, दैट मीन्स घाटे बहुत ज़्यादा इंक्रीज, लॉसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इस पॉलिसी को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं कि गवर्नमेंट बोरो कर रही है अपने डेफिसिट्स को रिकवर करने के लिए या कवर करने के लिए। The next one is bankers bank and supervisory role. That means RBI functions or acts as a सुपरवाइजर टू ऑल कमर्शियल बैंक्स। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं कंट्री में उनको सुपरवाइज या मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस किए कि सारी बैंकिंग अथॉरिटी को कंट्रोल करने का काम करता है, तो सुपरवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता है, सुपरवाइज करता है, मॉनिटर करता है बैंकिंग, जो भी बैंकिंग सिस्टम है उसको, या जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी फंक्शनिंग्स को मॉनिटर करने का काम करता है, ठीक है। एंड जो एज अ बैंकर टू द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उनके सरप्लस मीन्स कमर्शियल बैंक्स के पास जो सरप्लस होते हैं, मीन्स लोन देने के बाद अगर सरप्लस फंड्स बच जाते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, या फिर कोई लोन नहीं ले रहा है मार्केट में, ठीक है, और कमर्शियल बैंक्स के पास सरप्लस फंड्स हैं, तो वो आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं, जैसे कि जनरल पब्लिक कमर्शियल बैंक्स के पास डिपॉजिट कराती है, ठीक है, क्लियर। सो एज अ बैंकर काम करता है फॉर द कमर्शियल बैंक्स, और सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है, दैट मीन्स उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई के पास है, ठीक है। एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर used by RBI to control the credit function of commercial banks. तो एज ए सुपरवाइजर भी काम करता है, रेपो रेट, लाइक बैंक रेट और सीआरआर और एसएलआर को एक्सरसाइज करके क्रेडिट फंक्शन को मॉनिटर या कंट्रोल करता है, कम या ज़्यादा करता है या उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक्स जो कि लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू, ठीक है। When the commercial banks are not able to fulfill their liability, okay, जो liability demand deposits के through create हुई है, ठीक है, वो fulfill करने में able नहीं है अगर commercial banks, that means if commercial banks are feeling reluctant to pay back the deposited amount of the clients, okay, because loan out कर दिया गया है कमर्शियल बैंक के द्वारा, एंड लोन रिकवर होने में टाइम लग रहा है, या फिर लोन्स बैड हो गए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, इन दैट केस डिपॉजिट्स तो वापस करने पड़ेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स कस्टमर्स की। सो इन दैट केस जो शॉर्टफॉल हुआ, लोन वापस नहीं हो रहा है, अभी रिकवर नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स कस्टमर्स निकालने आ गए हैं, इन दैट केस वो शॉर्टफॉल, ठीक है, जो कमी पड़ गई है वो कहाँ से पूरी होगी, वो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेके पूरा करते हैं, ठीक है। जब जब लोन वापस आएंगे, रिकवर होंगे, तब आरबीआई को वापस कर दिया जाएगा, ओके। सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, दैट मीन्स कमर्शियल बैंक से, मीन्स बैंकिंग सिस्टम से लोग उधार लेते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम किससे उधार लेगा, अल्टीमेटली आरबीआई से उधार लेगा, इसलिए इट इज lender of the last resort, it is called lender of the last resort, okay. Next one is custodian of the foreign exchange. कंट्री जो है फॉरेन ट्रेड में इंगेज होती है, ठीक है। सो फॉरेन ट्रेड के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है, तो उस फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का काम, जो इनफ्लो और आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के थ्रू, उसको मैनेज करने का काम भी आरबीआई ही करता है, ठीक है। एंड लाइक अगर जो एक्सचेंज रेट है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, तो आरबीआई उसको कंट्रोल करता है बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन सिक्योरिटीज, ओके, क्लियर। मीन्स एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी को या फिर डोमेस्टिक करेंसी को जिस रेट पे, सॉरी फॉरेन करेंसी को जिस रेट पे खरीदा या बेचा जा रहा है, दैट इज द एक्सचेंज रेट, ओके। अब एक्सचेंज रेट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आरबीआई क्या करता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करता है, दैट मीन्स या तो खरीदेगा या बेचेगा, ठीक है। दैट मीन्स अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो फॉरेन सिक्योरिटीज़ को बेच देगा, क्योंकि फॉरेन सिक्योरिटीज़ का सप्लाई बढ़ जाएगा मार्केट में, तो फिर फॉरेन करेंसीज का रेट डाउन आ जाएगा, और अगर एक्सचेंज रेट कम होती है तो फॉरेन सिक्योरिटीज़ को खरीद लेता है, ओके। ये हम आगे पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में।
सो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज के कस्टडियन के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट वन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये हम पहले भी डिस्कस किए। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मीन्स इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन्स होती है चेक्स को लेके, ओके, थ्रू चेक्स इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स होती है, ओके, उनको या उन चेक्स की जो क्लियरिंग होती है वो आरबीआई के थ्रू ही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि सभी कमर्शियल बैंक्स के आरबीआई में अकाउंट है, क्योंकि वो अपने सरप्लसेस को वहाँ पे पार्क करके रखते हैं, ठीक है। तो सभी बैंक्स के वहाँ पे उधार भी ले रहे हैं, वहाँ पे पार्क भी कर रहे हैं अपने सरप्लस को, ठीक है। सो सभी बैंक्स के आरबीआई के पास अकाउंट्स हैं, ओके। सो दो कमर्शियल बैंक्स जब चेक्स के थ्रू इंटर मीन्स ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो चेक्स की जो क्लियरिंग होती है वो आरबीआई के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल एक्सिस एंड एसबीआई, ओके। सो एसबीआई के कस्टमर के पास अगर एक्सिस का चेक आता है, ओके, एक एसबीआई का कस्टमर दैट मीन्स वो बंदा जिसका एसबीआई में अकाउंट है उसको एक्सिस का चेक मिलता है, ठीक है। सो वो जमा कहाँ कराएगा? अपने अकाउंट में, अपने बैंक में, दैट मीन्स एसबीआई में, ठीक है। तो एसबीआई में एक्सिस का चेक डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो जिस बंदे ने चेक काटा है उसका अकाउंट है एक्सिस में, दैट मीन्स उसका पैसा कहाँ पे जमा है? एक्सिस में। लेकिन चेक जमा कहाँ हुआ है क्लियर कराने के लिए? एसबीआई में। अब एसबीआई क्या करेगा? एक्सिस से पैसे लेगा, ठीक है, उस चेक के बदले, चेक को क्लियर करने के लिए, ठीक है। सपोज 10,000 रुपये एसबीआई के कस्टमर ने लेने हैं, तो एक्सिस अगर एसबीआई को 10,000 रुपये पे करे, ठीक है, तो एसबीआई कस्टमर के अकाउंट में 10,000 क्रेडिट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ अगर एक्सिस के कस्टमर के पास किसी दूसरे कस्टमर के पास एसबीआई का चेक आ जाता है, ठीक है, एक चेक तो ऑलरेडी किसी को मिला हुआ था एक्सिस का जो कि एसबीआई का कस्टमर था, अब उल्टा हो जाता है, एक्सिस के कस्टमर के पास एसबीआई का चेक आ जाता है 15,000 का, ठीक है। सो 15,000 एसबीआई पे करे एक्सिस को, क्योंकि उसके किसी क्लाइंट ने एक्सिस के क्लाइंट को चेक काट के दिया है 15,000 का। सो एसबीआई हैज टू पे, ओके, एक्सिस को 15,000। सो एक्सिस 10,000 एसबीआई को देगा और एसबीआई 15,000 एक्सिस को देगा, ठीक है। सो दो ट्रांजेक्शन की बजाय ऐसी एक ट्रांजेक्शन कर ली जाए कि एसबीआई सीधा 5,000 ही दे दे एक्सिस को, ओके, वो 10,000 नलीफाई हो गया है क्योंकि एक्सिस 10,000 एसबीआई को देगा, एसबीआई 15,000 उसको देगा, 10,000 तो कॉमन हो गया, ठीक है। 10,000 किसी को ना पे किया जाए, 5,000 ही जो एक्सेस है एसबीआई का, एसबीआई जो है एक्सिस को पे कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्लियरिंग हाउस फंक्शन है वो आरबीआई में होता है। आरबीआई क्या करेगा? एसबीआई के अकाउंट से निकाल के डेबिट करके और एक्सिस के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा 5,000 रुपये, ठीक है, हो गया ट्रांजेक्शन सॉर्ट आउट, ओके। सो बैंक्स के बीच में ट्रांजैक्शन अब नहीं हुई, वहीं पे आरबीआई ने सेटल डाउन कर दिया है। तो इस तरीके से क्लियरिंग हाउस फंक्शन का काम करता है। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो क्रेडिट फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सर्टेन टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, जो कि क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स के रूप में हम पढ़ते हैं, ठीक है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। हालांकि इस साल हमें वो इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, बिकॉज सीबीएसई हैज रिलेटेड दैट टॉपिक, ओके। तो 2021 के लिए हमारे पास वो टॉपिक नहीं है। बट यहाँ पे कैसे कंट्रोल करता है? अगर क्रेडिट इंक्रीज करना है, दैट मीन्स लोन इंक्रीज करना है, ठीक है, तो जो इंटरेस्ट की रेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करेगा? लाइक बैंक रेट है जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है, तो अगर सस्ता हो जाएगा तो लोन ज़्यादा लिया जाएगा कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। कमर्शियल बैंक्स विल बी एबल टू टेक मोर लोन फ्रॉम आरबीआई बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज लो, ठीक है। सो ज़्यादा लोन लेंगे तो पब्लिक को भी ज़्यादा देंगे, तो क्रेडिट इंक्रीज करना है तो इस तरीके से बैंक रेट को डिक्रीज कर देगा। इसी सेम एज एसएलआर एंड सीआरआर, जो रिजर्व रेशियोज है उनको भी डिक्रीज कर देगा अगर लोन इंक्रीज करना है तो, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, दैट मीन्स अगर लोन या क्रेडिट को डिक्रीज करना है, इकोनॉमी में मनी कम करना है फ्लो, तो वो क्या करता है? इन सभी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है क्रेडिट फंक्शन को, कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है। Now, the credit control techniques which we have to discuss, okay. But this year CBSE has deleted some of them, okay. So we have two instruments here.
in the two categories are there: quantitative instruments of credit control या monetary policy, and qualitative instruments और selective भी कहते हैं इनको, ठीक है, qualitative को selective credit control techniques भी कहते हैं, ठीक है। सो इनमें से दो हमें डिस्कस करनी है, बाकी सारे डिलीटेड हैं, ठीक है। वन इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मीन्स द आरबीआई फिक्सेस अ कोटा, क्रेडिट कोटा फिक्स कर देता है। दैट मीन्स एक सर्टेन पर्सन को दिया जाने वाला लोन की अमाउंट फिक्स कर दी जाती है कि कमर्शियल बैंक इस अमाउंट से ज़्यादा लोन नहीं देंगे किसी को भी, ठीक है। इफ दे हैव टू गिव और ग्रांट द लोन beyond this limit, so they have to take prior approval from RBI. Okay, for example, 1 लाख से ज़्यादा किसी को भी लोन नहीं दिया जाएगा, so that is the credit quota. 1 लाख से कम अगर लोन देना है किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल को तो कमर्शियल बैंक दे सकते हैं फ्रीली, बट अगर 1 लाख से ज़्यादा देना है तो दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई ने उनके फंक्शन को कंट्रोल कर लिया। सो दिस इज रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी जो कि लोन के रूप में दिया जाना है, ठीक है। अगर लाइक मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो इस अमाउंट को इंक्रीज कर देंगे, 2 लाख कर दिया, ठीक है, तो ज़्यादा लोन दे पाएंगे। अगर कम करना है, क्रेडिट फंक्शन को कंट्रोल करना है, क्रेडिट की सप्लाई कम करनी है, तो इस लिमिट को कम कर दिया जाएगा। Next is moral suasion. Moral suasion means RBI issues some directions for the commercial banks. Okay, उनके बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करने के, दैट मीन्स क्रेडिट फंक्शन, मेनली क्रेडिट फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है कुछ डायरेक्शंस इशू करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, एंड द कमर्शियल बैंक्स हैव टू फॉलो दीज डायरेक्शंस और दोज डायरेक्शंस। ओके, सो दैट इज मॉरल सुएजन। ओके, उनको परसुएड करता है या फिर प्रेशराइज करता है अपने एक्शन या डायरेक्शंस को फॉलो करने के लिए, ठीक है। सुएजन में दोनों चीज़ें आती हैं, परसुएड भी करता है, कन्विंस भी करता है, ठीक है, और प्रेशराइज भी करता है, ठीक है। एंड अगर दोनों ही चीज़ें काम नहीं करती है तो उन कमर्शियल बैंक, दैट मीन्स अगर वो फॉलो नहीं करते हैं आरबीआई के डायरेक्शन को, तो उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन आरबीआई लेता है, ठीक है। तो उनके क्रेडिट फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए उनको डायरेक्शन इशू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक्स के एनपीए, दैट मीन्स लोन रिकवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आरबीआई उनको डायरेक्ट करेगा कि आपको अपनी जो रिकवरी चेन है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और यू नीड टू रिवाइज योर पॉलिसी, जो रिकवरी पॉलिसीज है उनको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज आपके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, दैट मीन्स लोन बैड हो जाएंगे और अल्टीमेटली लॉस होगा और उसका बर्डन आरबीआई को उठाना पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए उनको टाइम टू टाइम डायरेक्टिव इशू करता है, ठीक है। तो मॉरली मीन लाइक परसुएड करता है, ठीक है, एंड प्रेशराइज करता है। तो मॉरल सुएजन में दोनों चीज़ें आती है, परसुएजन एंड प्रेशराइजेशन, ठीक है, प्रेशराइज भी करता है। अगर ये दोनों काम नहीं करते तो एक्शन भी लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो फंक्शंस हैं जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक के अंदर आते हैं। बाकी जो क्वांटिटेटिव के सारे हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं इस बार। ओके, सो दिस वाज द टॉपिक जो कि हम लाइव क्लास में किए थे, ठीक है, बट सम स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट द चैप्टर हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। ओके, सो मैंने इसको दोबारा से वीडियो में बनाया है, ठीक है।